हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स विच आर नोन एज एटम्स। सारे जो भी मैटर हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट से बने होते हैं और उस स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम एटम होता है। एंड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लिविंग थिंग्स की। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्मॉल यूनिट से बने होते हैं जिनको हम सेल कहते हैं। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इस सेल की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्लियर? तो साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about the cell. And who is known as father of cytology? Father of cytology कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। तो देखिए, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सेल के बारे में। सेल क्या है, उसके साथ उसकी डिस्कवरीज किसने की हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो लेट्स बी बिगिन। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिस्कवरीज जो कि सेल से रिलेटेड हैं। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व किया। ठीक है, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई 1665 में रॉबर्ट हुक ने की और हैंडमेड उनका माइक्रोस्कोप था, यानी कि माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट भी पूरी तरह से नहीं हुआ था। तो उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया वो डिस्कवर किया उन्होंने कॉर्क सेल में। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कॉर्क इज एक्चुअल क्या है। प्लांट का एक पार्ट है जो कि उसकी स्टेम के ऊपर आप बार्क जिसको कहते हो उसके उससे बनने वाला एक पार्ट होता है, इसको हम कॉर्क कहते हैं। तो बार्क के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। उस सेल्स के अंदर उन्होंने सबसे पहले अपने इस माइक्रोस्कोप से, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, उसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने देखा कि जो कॉर्क सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होती हैं, इस तरह की उनको स्ट्रक्चर्स दिखाई दी, रूम्स जैसी। ठीक है, जैसे हनीकॉम्ब होता है ना, मधुमक्खी का जो हाइव होता है या छत्ता जो जिसको आप बोलते हो, उसकी जैसी स्ट्रक्चर्स उनको दिखाई दी और वो रूम्स जो थे वो एम्प्टी थे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि वो स्मॉल यूनिट्स होती हैं और वो सेल्स होती हैं। तो सेल की डिस्कवरी यहाँ से हुई। उसके बाद नेक्स्ट 1674 में एंटन वॉन लीवनहॉक, ये साइंटिस्ट हैं और इन्होंने लिविंग सेल को फर्स्ट ऑब्जर्व किया। ठीक है, ये जो उन्होंने ऑब्जर्व किया रॉबर्ट हुक ने, वो डेड सेल्स थी। यहाँ 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल ऑब्जर्व की गई पॉन्ड वाटर के अंदर। ठीक है, पॉन्ड वाटर को उन्होंने स्टडी किया और उसके अंदर उन्होंने पाया कि लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में देखा कि जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एक स्मॉल राउंड बॉडी प्रेजेंट होती है, उसको नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसके बाद सेल के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड एक सेमी सॉलिड फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस किया परकिंजे 1839। क्लियर? स्लाइडन एंड स्वान जो जर्मन साइंटिस्ट थे, 1838 में उन्होंने सेल थ्योरी दी, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सेल थ्योरी को स्लाइडन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, जिन्होंने एनिमल एंड प्लांट्स के ऊपर स्टडी की और अपनी एक थ्योरी डेवलप की जिसको सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। और उसमें कुछ चेंजेस किए वर्चुव ने 1855 में। उन्होंने पाया ओमनिस सेलुली ई सेलुला। इट मीन्स जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही फॉर्म होती हैं या न्यू सेल्स फॉर्म होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ये उन्होंने अपना एक जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उनका कंक्लूजन था वो उन्होंने सेल थ्योरी में ऐड किया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये सेल है क्या। अभी तक हमने पढ़ा कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे छोटी जो यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या वो प्लांट बॉडी हो या कोई एनिमल हो, कोई भी हो, उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे मिलकर उनकी बॉडी फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो सेल इज द बेसिक
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक सेंटेंस है जिसको कभी कभी जस्टिफाई करवा लिया जाता है। तो सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा क्यों कहा जाता है? जस्ट लाइक ए बिल्डिंग, जब बिल्डिंग फॉर्म होती है तो आप देखते हैं कि छोटी छोटी जो ब्रिक्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं और उनसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। और वो जो बिल्डिंग होती है उसका जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है उसको हम क्या कहेंगे? ब्रिक कहेंगे। ठीक है, तो जस्ट लाइक बिल्डिंग, ब्रिक्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, एवरीथिंग जो भी प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सब का जो बिल्डिंग ब्लॉक है जस्ट लाइक ब्रिक, वो क्या होती है? सेल। सबकी बॉडी सेल से ही मिलके बनी होती है। सो सेल इज नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी कहा जाता है कि सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। स्ट्रक्चरल मीन्स वो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है सेल टू सेल, यानी यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक जो सेल होती हैं वो उनकी एक स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर शेप जो है या उनकी जो बॉडी है उसको फॉर्म करने का काम करती हैं सेल। एंड बेसिक फंडामेंटल यूनिट, आपकी जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उनको परफॉर्म करने का काम करती है सेल, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। आपको ये मालूम है कि जो भी बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो सेल से बनी होती है। सेल्स का एक ग्रुप क्या फॉर्म कर देता है? टिश्यू, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्या हो जाती हैं? मॉडिफाइड हो जाती हैं, उसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज का एक जो ग्रुप है वो क्या बना लेता है? ऑर्गन्स बना लेता है या ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। आप कह सकते हैं कि ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज। तो डिफरेंट ऑर्गन्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो टिश्यूज का एक ग्रुप होते हैं जो कि सिमिलर फंक्शन करने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। इसी तरह से ऑर्गन्स जो होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक मॉडिफाइड सिस्टम बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम जब साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसकी जो बॉडी है वो फॉर्म करते हैं। तो आप कह सकते हैं हमारी जो बॉडी है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है स्टार्ट होती है सेल से। सेल्स जो होती हैं उनकी ग्रुपिंग होती है, टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं, टिश्यूज की ग्रुपिंग से ऑर्गन फॉर्म हो जाते हैं, ऑर्गन्स की ग्रुपिंग से ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं। तो इस तरह से सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर आप देखें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारे एनिमल्स या प्लांट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है? सेल का एक डिवीजन हो जाता है। सेल मतलब ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल हो जाता है, जहां पर सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को करने के लिए क्या हो जाती है? मॉडिफाइड हो जाती हैं या अपने आप को वहां पर अरेंज कर देती हैं। तो उसको हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन, और वो सेल डिफरेंशिएशन से एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया व्हाट इज सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्यों कह रहे हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं बच्चों सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जैसा कि अभी हमने डिस्कवरीज में पढ़ा, सेल थ्योरी किसने दी? श्लाइडर एंड स्वान ने। उन्होंने बताया जो सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है? ऑल लिविंग organisms are made up of small units which are known as cell। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं और उनको हम सेल कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल्स होती हैं वो किसी भी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। ऑल द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही फॉर्म होती हैं, यानी जो पहले से सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं वो मल्टीप्लाई होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, इस तरह से उनका फॉर्मेशन बढ़ता जाता है और ये
जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं। ये आगे आप जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे वहां पर आप इसको समझ पाएंगे। और ये क्या है इसका मीनिंग, जितनी भी नई सेल्स अराइज होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही अराइज होती हैं। ये थ्योरी दी थी किसने, श्नाइडर एंड स्वान ने, और ये जो लास्ट पॉइंट है ये ऐड किया था वर्चोव ने। ठीक है, ओमनिस सेल्युलर ई सेल्युलर। नेक्स्ट बच्चों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो सेल की शेप वेरी करती है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। जहां पर सेल्स प्रेजेंट हैं, जिस तरह का वो फंक्शंस कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी सेल्स, उनकी जो शेप होती है वो वेरी करती है। यानी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में या डिफरेंट प्लांट्स में सेल की शेप अलग अलग होती है, या एक ही बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं वो अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ह्यूमन सेल्स के बारे में बात की है। आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इसमें डिफरेंट सेल्स हैं। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो इरेगुलर शेप की होती हैं, कोई भी शेप हो सकती है। रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं, लेकिन इनके अंदर नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होता है। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। बोन सेल की बात करें तो उनकी स्ट्रक्चर स्टार शेप आपको दिखा रही है। मसल सेल्स जो होती हैं वो स्पिंडल शेप होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन वो डिफरेंट शेप की हो सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं सेल का साइज। तो सेल का साइज भी बहुत वेरी करता है, वो 0.2 मिली माइक्रोमीटर से लेके फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकता है। यानी बहुत छोटी सेल जो कि आपको दिखाई भी ना देंगी, इस तरह की सेल्स से और इतनी बड़ी सेल जैसे ऑस्ट्रिच एग जो कि 15 से 18 सेंटीमीटर लार्जेस्ट सेल के रूप में जाना जाता है, इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो स्मॉलेस्ट सेल ये आप याद करिए माइकोप्लाज्मा होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो कि 0.2 से 0.3 माइक्रोमीटर तक होती है। ह्यूमन नर्व सेल लॉन्गेस्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स वेरी करती हैं 1 से 10 म्यूएम एंड यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं 5 to 100 म्यूएम। एसिटाबुलेरिया 10 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरह से डिफरेंट सेल्स जो होती हैं वो डिफरेंट साइज की हो सकती हैं, यानी फ्यू मिली माइक्रोन से लेकर या फ्यू माइक्रोमीटर से लेके मीटर सेंटीमीटर्स तक, और 1 मीटर अगर हम कहें ह्यूमन नर्व सेल, तो इस तरह से उनकी जो साइज होती है वो वेरी करती है। बहुत छोटी जो कि आपको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देंगी, यानी माइक्रोस्कोपिक सेल्स से लेकर ऑस्ट्रिच एग या ह्यूमन नर्व सेल तक की सेल्स के अंदर वेरिएशन प्रेजेंट होता है, यानी डिफरेंट साइज की होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों सेल नंबर। तो सेल का जो नंबर होता है वो भी वेरी करता है, और वो कैसे वेरी करता है, या तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर सेल नंबर के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, यानी कि एक ही सेल प्रेजेंट होती है। ओनली वन सेल जो होती है वो उनकी सारे लाइफ प्रोसेसेस को गवर्न करती है। ओनली वन सेल, सिंगल सेल जो होते हैं सिर्फ एक ही सेल है और सारे के सारे फंक्शंस बॉडी के एक ही सेल परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा की आप बात कर सकते हैं, यूग्लिना की बात कर सकते हैं, पैरामीशियम की बात कर सकते हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, जो एक ही सेल से बने होते हैं। मैनी सेल यानी एक से ज्यादा सेल्स जब होती हैं तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स का नंबर मिलियंस में हो सकता है। ठीक है, मिलियन नंबर ऑफ सेल्स जब प्रेजेंट होती हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी या कोई भी प्लांट बॉडी या इंसेक्ट बॉडी, जितने भी हायर एनिमल्स हैं या हायर प्लांट्स हैं, उन सब के अंदर मल्टी सेलुलर या मिलियन नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, इसलिए हम उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो अगर हम एक टिपिकल सेल का स्ट्रक्चर देखें, ये एक सिंपल सेल है जहां पर अगर आप देखें तो सबसे आउटर जो कवरिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये बहुत सिंपल एक सेल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिया है जिसमें हम सिर्फ इसके 3 पार्ट्स को देख रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी आउटर कवरिंग ऑफ जो सेल होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड द फ्लूइड विच इज फिल्ड इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो एक फ्लूइड फिल्ड है और वो सेमी सॉलिड होता है या जेली लाइक होता है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म।
ठीक है, तो ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड ये राउंड बॉडी जो कि इसके सेंटर में आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो 3 मेनली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म तक लिमिट किया है इसको, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए आप न्यूक्लियस एंड उसके साथ साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज या जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो कहलाती हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सो व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। सेल की आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लिविंग होती है, थिन, डेलिकेट और फ्लेक्सिबल नेचर में होती है। ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब परमिएबल है, सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर जाने के लिए अलाउ किया जाता है, यानी कि इसके अंदर और बाहर, ये जो सेल है इसके अंदर और बाहर जो मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का वो सेलेक्टिव होता है। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कौन सा सब्सटेंस बाहर से अंदर आएगा और कौन सा सब्सटेंस अंदर से बाहर जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे और वहां पर इसकी जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया गया बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ ये पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब 2 लेयर्स होती हैं लिपिड्स की, ऊपर और नीचे। देखिए इस तरह से लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये लिपिड लेयर, ठीक है। ऊपर और नीचे इस तरह से 2 लेयर हैं, ये लिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स। और इनके बीच बीच में ये आपको येलो कलर के जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक 2 तरह की प्रोटीन होती हैं जो कि इसके अंदर धसी हुई रहती हैं। ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है, 2 लेयर्स की जो फॉस्फोलिपिड है, जैसे सैंडविच होता है ना, उसमें एक ब्रेड ऊपर एक ब्रेड नीचे, इस तरह से फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर के बीच बीच में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स धसे हुए रहते हैं। एंड ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स 2 डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। जो अंदर प्रेजेंट होती है उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो आउटर साइड में प्रेजेंट होती हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहलाती हैं। और ये एक तरह के चैनल का काम करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं? ये चैनल प्रोवाइड करती हैं। कोई भी सब्सटेंस जो अंदर से बाहर जा रहा है या बाहर से अंदर जा रहा है, इन्हीं चैनल्स के थ्रू अंदर बाहर जाता है। ठीक है, तो ये आप क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? इट प्रोवाइड शेप टू द सेल। सेल को एक पर्टिकुलर फिक्स शेप प्रोवाइड करता है। जैसे कि आउटर कवरिंग है तो जिस शेप में होगा वो शेप मेंटेन रहती है। इसके अलावा मैकेनिकल बैरियर की तरह से यूज होता है। एक कवरिंग है जो कि उसको प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये एक बैरियर है, यानी कोई सब्सटेंस अंदर जाएगा या अंदर से बाहर निकलेगा तो एक बैरियर है, उसको क्रॉस करके ही वो अंदर बाहर आ सकता है। इसी तरह से सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये मैंने आपको बताया कि ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करती है बाहर जाने के लिए और कुछ को अलाउ करती है अंदर आने के लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी अंदर चला जाएगा और कोई भी अंदर से बाहर आ जाएगा। सेलेक्ट करती है, उसके बाद ही उनका पैसेज फिक्स होता है। एंड इट प्रोटेक्ट द सेल ऑर्गेनेलीज फ्रॉम पैथोजेंस। सेल के अंदर और बाहर जो या सेल के बाहर से जो पैथोजेंस होते हैं उनकी एंट्री नहीं हो सकती है, तो ये सेल के जो इनर पार्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करती है पैथोजेंस से। ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करती है सेल के इनर पार्ट को। क्लियर? साथ में प्रोटेक्शन तो करती ही है इनर ऑर्गेनेलीज का। अब बच्चों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल वॉल। तो अभी हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, अब ये सेल वॉल क्या है? तो देखिए जो भी प्लांट सेल्स होती हैं उनमें एक और कवरिंग होती है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड आउटर दिस वन इज सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और टफ रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर, उसको हम सेल वॉल कहते हैं।
ठीक है। इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में वो एब्सेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो सेलुलोज की बनी है इसलिए इसका मतलब ये बहुत रिजिड है, टफ स्ट्रक्चर है, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर है। तो ये सेल के शेप को मेंटेन करती है। तो आप ये देखिए यहाँ पर हम इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं सेल वॉल के। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट क्योंकि आउटसाइड होते हैं, बिल्कुल ओपन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो हार्श होती हैं, ठीक है, हार्श होती हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो उन एनवायरमेंटल कंडीशंस में जैसे बहुत तेज विंड मूवमेंट है या कहीं पर साइक्लोन है, कुछ है, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट की सेल्स को। हार्ड है, टफ है, इसलिए इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। दे आर फ्रीली परमेबल टू वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए फ्रीली परमेबल होती हैं। सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा कि वो सेलेक्टिवली परमेबल है, वो चूज करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, लेकिन ये फ्रीली परमेबल होती है, ये अंदर बाहर जाने देती है सब्सटेंसेस को। इट मेंटेन्स टर्जिडिटी ऑफ सेल, टर्जिडिटी का मतलब होता है प्रेशर। सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनसे एक प्रेशर डेवलप होता है, तो सेल के अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है वो एक फिक्स शेप की होती है, तो उसको मेंटेन करने का काम करती है सेल वॉल। इसके साथ साथ इसके बीच में कुछ होल्स होते हैं जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये जो दो सेल्स के बीच में जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं मिडिल लैमिला, और ये मिडिल लैमिला जो होती है वो पोर्स के थ्रू आपस में एक दूसरी सेल्स के साथ जुड़े होते हैं, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू दूसरे सेल्स के साथ जुड़ जाती है। ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए, इनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये हो गया सेल वॉल का स्ट्रक्चर। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर हमने देखा कि उसकी आउटर कवरिंग जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं सेल वॉल, ठीक है। अब इस सब के अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर एक राउंड बॉडी प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये जो फ्लूइड होता है इसको हम, ये सेमी सॉलिड होता है, यानी आप कह सकते हो जेली लाइक एक फ्लूइड है, कलरलेस होता है और जेली लाइक होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये दो पार्ट्स में से मिलकर बना होता है, एक कहलाता है साइटोप्लाज्म जो कि फ्लूइड पार्ट है इसका, और वो फ्लूइड पार्ट 80% ऑफ वाटर एंड 20% ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। एंड जो सॉलिड पार्ट होता है इसके अंदर जो एम्बेडेड होते हैं, आप कितने डिफरेंट ऑर्गेनलीज देखें, ये जो स्मॉल आपको स्ट्रक्चर्स इसके अंदर दिखाई देते हैं, ये स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनलीज कहलाते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनलीज का मतलब होता है छोटे छोटे ऑर्गन्स जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और साइटोसॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं जो कि सेल की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, यानी कि आप कह सकते हैं सेल कवरिंग किससे होती है, सेल मेम्ब्रेन से होती है। सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर अगर एक वॉल प्रेजेंट होती है तो वो सेल वॉल कहलाती है, और उसके अंदर एक जो जेली लाइक फ्लूइड है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हो गए, एक साइटोसॉल जो कि लिक्विड पार्ट है और दूसरा उसके सेल ऑर्गेनलीज। तो अब इसका फंक्शन क्या होता है साइटोप्लाज्म का, देखिए क्योंकि पूरी सेल के अंदर फिल होता है, उसमें कहीं कोई गैप नहीं होता है, तो इट मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल, सेल की स्ट्रक्चर और शेप को मेंटेन करने का काम करता है। बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इसके अंदर स्टोर रहते हैं जो कि सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज में काम आते हैं। इसके साथ साथ इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बहुत सारे जो रिएक्शंस होती हैं वो रिएक्शंस इस साइटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती हैं, ठीक है। उसमें से एक पार्ट तो आप ग्लाइकोलिसिस समझ लीजिए, रेस्पिरेशन का जो आधा पार्ट है वो उसमें कंप्लीट होता है। एंड इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियर वॉल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर वॉल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो सब्सटेंसेस हैं उनके मूवमेंट में या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों बात करने वाले हैं न्यूक्लियस की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब for next videos.
and thank you again.